हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एंडरसन और उसके साथियों ने जॉन के ऊपर नजर रख रखी होती है और उन लोगों ने जॉन को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। एंडरसन बोल रहा होता है अल्फा को बोल दो कि उसको 5 मिनट के अंदर एक्शन लेना है। एंडरसन के साथ वाली लड़की बोल रही होती है अल्फा तुमने सुन लिया ना, हम लोग को 5 मिनट के अंदर एक्शन लेना है। जॉन बोल रहा होता है हाँ कमीनों, मैंने सुन लिया कि तुम लोग मेरे खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हो, पर तुम जिस अल्फा की बात कर रहे हो ना वो मेरे कदमों के नीचे है, वो तुमसे बात नहीं कर पाएगा। जल्दी यहाँ पे आओ, मेरे पास में टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अभी मैं खाना खा के उठा हूँ और मुझे बर्तन भी धोने हैं। अल्फा बोल रहा होता है लड़के इतने एरोगेंट मत बनो, तुम एविस के हाथों में आए हो, आज रात को हम सभी तुम्हें खत्म कर देंगे। तभी जॉन अपने पाँव को जोर से रखते हुए बोल रहा होता है अभी तो तुम मेरे अंडर में हो, यहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लो, वरना मैं तुम्हें एक ही झटके में मार डालूंगा। तभी वहाँ पे एंडरसन, डॉक्टर वो लड़की आ गए होते हैं। एंडरसन बोल रहा होता है अल्फा को जाने दो। जॉन बोल रहा होता है इसके ऊपर पाँव रखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है और मैं इसको जाने नहीं दे सकता। अब बताओ कि मैं अपने मन को कैसे मनाऊं। एंडरसन बोल रहा होता है जितना तुम जाके उस लड़की को पकड़ लो, वैसे भी वो लड़की सिर्फ 5 साल की है, उसको मारने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सीन चेंज होता है, हम देते चीता को जो कि जॉन के छत के ऊपर बैठा होता है। फिर वो स्पाइडरमैन की तरह स्क्रॉल करते हुए फ्रिया को मारने के लिए जाने लगता है। जॉन बोल रहा होता है एंडरसन तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि तुमने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती करी है। फिर जॉन अपने पाँव को अल्फा के ऊपर मारते उसे मार देता है। जॉन बोल रहा होता है तुम्हारी गलती की सबसे पहली सजा तुम्हारे दोस्त को भुगतनी पड़ गई। एंडरसन बोल रहा होता है कमीने अब तो नहीं बचने वाला। कॉल पे एंडरसन बोल रहा होता है चीता उस लड़की को मारने से पहले एक बार मत सोचना। तभी जॉन अपनी पावर का यूज करते हुए चीता को वहीं पे रोक देता है। चीता सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। तभी जॉन अपनी पावर का यूज करते हुए चीता को अपने पास में खींचने लगता है और वो चीता के गले को मोड़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हारा दूसरा बंदा भी मारा गया। घबराते हुए एंडरसन सोच रहा होता है चीता इससे 20 मीटर दूर था, लेकिन फिर भी इसने अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी गर्दन को मोड़ दिया। आखिर इस बंदे के पास में कैसी एबिलिटीज है। एंडरसन बोल रहा होता है सभी लोग यहाँ पे ध्यान से रहना, ये बंदा बहुत ही खतरनाक है और अपनी पावर को यूज करने से पहले एक बार मत सोचो। तभी जो एंडरसन के साथ वाली लड़की होती है अपने मेंटल शॉक की पावर को यूज करने लगती है। जॉन बोल रहा होता है तुम्हारे पास में मेंटल शॉक की पावर है, तो एक बार मैं भी तुम्हें मेंटल शॉक देके ट्राई करता हूँ। ये बोलते हुए जॉन उसको मेंटल शॉक देके पागल कर देता है और वो बंदी वहीं मर गई होती है। जॉन बोल रहा होता है 3 तो गए, अब सिर्फ 2 ही बाकी है। एंडरसन बोल रहा होता है तूने मेरे साथियों को मार दिया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी जॉन बोल रहा होता है टेंशन मतलब तुम यहाँ पे अकेले ही बचे हो। ये बोलते हुए जॉन उसकी बॉडी को भी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन तभी डॉक्टर जॉन के ऊपर अपना डैगर फेंक देता है। उसके अटैक को डॉज करते हुए जॉन बोल रहा होता है डॉक्टर तुमसे मिले हुए तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया। घबराते हुए डॉक्टर बोल रहा होता है आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो, हम तो लाइफ में पहली बार मिल रहे हैं ना। तभी जॉन डॉक्टर के हाथ के ऊपर शॉक देते हुए उसका हाथ तोड़ देता है, लेकिन हम देखते हैं डॉक्टर ने अपने नाइफ की स्किल का यूज करते हुए जॉन के पीछे डैगर लगा रखा होता है। जॉन बोल रहा होता है तुम्हारे नाइफ कंट्रोलिंग स्किल के बारे में मुझे सब कुछ पता है, प्रीवियस लाइफ के अंदर भी तुमने कुछ चालों का यूज किया था मुझे मारने के लिए, लेकिन तुम उस टाइम भी फेल हो गए थे। फिर जॉन डॉक्टर की नाइफ का यूज करते उसको वहीं पे मार देता है। जॉन बोल रहा होता है 4 गए, अब सिर्फ 1 ही बाकी है। एंडरसन तुम सोच लो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। तभी जो एंडरसन होता है वो जॉन की तरफ अपने डैगर को फेंकते हुए भागने लगता है। एंडरसन सोच रहा होता है आखिर ये बंदा कैसा मॉन्स्टर है, चाहे फिजिकल स्किल की बात करें एबिलिटी की, इसकी तो सभी चीजें स्ट्रॉन्ग है। तभी जॉन एंडरसन के पीछे आते हुए बोल रहा होता है क्या तुम ऐसे भागने का ट्राई कर रहे थे। फिर जॉन एंडरसन का गला तोड़ते हुए बोल रहा होता है 5वां बंदा भी गया। आगे जॉन ने उन सभी लोगों की बॉडीज को उन्हीं के कार में भर दिया होता है। तभी जॉन एंडरसन के फोन का यूज करते हुए कैप्टन को कॉल कर देता है। कैप्टन बोल रहा होता है एंडरसन तुमने तो बहुत ही जल्दी कॉल कर दिया, लगता है हमारा ऑपरेशन बहुत ही जल्दी कामयाब हो गया और तुमने हमारे टारगेट को बहुत जल्दी मार दिया। जॉन बोल रहा होता है कैप्टन आप तो बहुत ही भोले हो, आपके 5 बंदों को जिसके अंदर एंडरसन भी था मैंने उन सभी को मार डाला, और अगर आपके पास में टाइम हो ना तो आप अपने बंदों का यूज करते हुए इन सारी की बॉडी को रिवर में से निकलवा लेना। इन लोगों ने आपके लिए बहुत ही मेहनत करी है, ये कम से कम एक प्रॉपर बरियल तो डिजर्व करते ही है। और मेरी एक एडवाइस भी है, आप मेरे एरिया में मत आओ, वरना बिना किसी बात के आपकी पूरी की पूरी गैंग मारी जाएगी। तभी कैप्टन बोल रहा होता है क्या तुम फिर से एंटर कर रहे हो हेल किंग, ये अंडरवर्ल्ड तुमने छोड़ दिया था ना। घर आने के बाद में जॉन सोच रहा होता है कैप्टन के बहुत सारे एलिट बंदों को मैंने मार दिया है, अब वो कुछ दिनों तक कुछ भी करने का नहीं सोचेगा, लेकिन मुझे भी यहाँ पे काफी सेफ रहना होगा। मैंने आज अपनी बहुत सारी पावर को यूज कर लिया है, पिछली लाइफ के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना था, इसी वजह से मैं ये काफी इजीली कर लेता था, लेकिन इसे मेरे पास प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अच्छी बात तो ये है कि मेरे और चिता के बीच में डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर का था, अगर ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर का होता ना
तो मेरी पावर बिल्कुल भी काम नहीं करती और ऐसे में फ्रेया के साथ में कुछ भी हो सकता था। नहाते हुए हम देखते जॉन की बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर निकल रहा होता है। जॉन बोल रहा होता है मैं अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर पावर के जिस पीक पे था ना, वहाँ तक पहुँचना भी बहुत ही मुश्किल है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इन 5 बंदों को ही मारा, इसमें ही मेरी बॉडी इतनी इंजर्ड हो गई कि मेरी बॉडी से खून निकल रहा है। लेकिन चलो कम से कम मेरी जो स्ट्रेंथ थी ना, वो मेरी उम्मीद से ज्यादा काम कर रही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पता नहीं मेरी स्ट्रेंथ किस लेवल पे पहुँच गई होगी। वैसे आखिर मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरी पावर को कोई भी नाप नहीं सकता, क्योंकि किसी को भी इस वर्ल्ड में नहीं पता है कि मेरे पास में कैसी पावर्स है। मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर भी सभी लोग मुझे एक बग कहा करते थे, क्योंकि सभी के पास में किसी एक टाइप की सुपरनेचुरल पावर हुआ करती थी और मेरी सुपरनेचुरल पावर को समझना बहुत ही मुश्किल था। आगे हमें 2 दिन बाद कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। लीना बोल रही होती है ओपा तो डेस्क पे ही सो रहे हैं। फिर लीना बोल रही होती है ओपा मैं आपके लिए गिनसेंग चिकन सूप लेके आई हूँ, ये आपको पक्का से बहुत ही पसंद आएगा। जॉन बोल रहा होता है नहीं लेकिन मुझे भूख नहीं थी। लीना बोल रही होती है ओपा एटलीस्ट मेरा दिल रखने के लिए थोड़ा सा पी लीजिए, आप जब मेरे घर आए थे तब तो ये आपको काफी ज्यादा पसंद आया था। मॉम ने कहा था कि अगर आपको कोल्ड हो ना तो ये आपको बहुत ही हील करेगा। वैसे ओपा आप रात को क्या खाना चाहोगे, मैं शेफ को बोल के वो बनवा दूंगी। जॉन बोल रहा होता है एक काम को मेरे लिए क्रैब बनवा देना, मुझे वो खाने का बहुत ही मन कर रहा है, और तुम फ्रेया के लिए थोड़ा सा नूडल्स बनवा लेना क्योंकि उसे वो काफी ज्यादा पसंद है। हम देते हैं साइड में वो बंदा बैठा होता है जिसने कि लीना को लव लेटर दिया होता है, लेकिन लीना ने उसको रिजेक्ट कर दिया होता है। वो बंदा सोच रहा होता है मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, ये कमियां लीना को खाने का ऑर्डर दे रहा है। हैंडसम होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारा इस वर्ल्ड के अंदर जो भी मर्जी हो वो कर सकते हो। सिर्फ अपने फेस की वजह से इस बंदे को सारे के सारे फायदे मिल रहे हैं। इतनी ब्यूटीफुल लड़की इसके पीछे ऐसे पड़ी हुई है जैसे कि पता नहीं है बंदा कौन है। इसका तो बैकग्राउंड भी बहुत ही बेकार है। खड़े होते हुए लीना बोल रही होती है ठीक है ओपा मैं जा रही हूँ, आप आराम से लंच कर लेना। जॉन सोच रहा होता है मैं मेई की वजह से ये खाना नहीं खा रहा, लेकिन ये खाना है तो बहुत ही टेस्टी। तभी जॉन के पास में मेई आ जाती है। मेई बोल रही होती है फटाफट से कपड़े पहनो, तुम 2 दिन से काफी ज्यादा खांस रहे हो, वैसे भी मौसम काफी ठंडा हो चुका है, तुम बीमार पड़ गए हो। और आखिर तुम बीमार पड़ोगे क्यों नहीं, क्योंकि तुम दिन भर ये पतली सी जैकेट पहन के घूमते रहते हो। ये मोटी जैकेट पहनो, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी है। जॉन बोल रहा होता है मैं तो अपने डैड का स्वेटर लेके मेरे लिए आ गई हो, क्या इस चीज के बारे में तुम्हारे डैड को पता है। मेई बोल रही होती है डैड के पास में घर पे बहुत सारे स्वेटर्स है, अगर मैंने एक निकाल भी लिया तो उनको क्या ही पता चलेगा, तुम फटाफट से पहन लो। जॉन सोच रहा होता है वैसे ये स्वेटर थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, मैं ये जैकेट इसी वजह से पहनता हूँ क्योंकि ये दिखने में काफी ज्यादा कूल लगती है। रोते हुए मेई बोल रही होती है तुम मेरी दी हुई चीजों को थोड़ी ना लोगे, तुम तो दूसरे के दिए हुए चिकन सूप को पियोगे। जॉन बोल रहा होता है आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं अभी ये पहनता हूँ। फिर जॉन ने उस स्वेटर को पहन लिया होता है। मेई बोल रही होती है जॉन क्या मैं टीचर से बात करूँ क्या, ताकि वो तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टियां दे दे, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। जॉन सोच रहा होता है कि मैं टाइम को कैलकुलेट करूँ ना तो मुझे अभी कुछ काम करने बाकी है। जॉन बोल रहा होता है मेरी तुम्हें पता है मैं बता ताली के साथ में काम करता हूँ ना, तो उनके पास में कुछ कार्स आने वाली है और हम एक मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएशन कर रहे हैं कार्स की प्राइस को लेके। जल्दी ही मैं उनके साथ में बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला हूँ ताकि मैं कार के बिजनेस के अंदर सब कुछ काफी तरीके से समझ सकूँ। मेई बोल रही होती है क्या तुम बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो। जॉन बोल रहा होता है तुम टेंशन मत लो, मैं 3 या 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, इस वीकेंड में पक्का से वापस आ जाऊंगा। हो सकता है मेरी ट्रेवलिंग के अंदर मेरी जो तबीयत है वो भी ठीक हो जाए। अभी तो फ्रेया किंडरगार्टन के अंदर है, लेकिन अगर वीकेंड पे मैंने आने में देर कर दिया तो क्या तुम फ्रेया का ख्याल रख लोगी। मेई बोल रही होती है ठीक है, फिर अगले फ्राइडे को मैं फ्रेया को अपने घर पे लेकर चली जाऊंगी। सीन चेंज होता है, हमें 20 मार्च 2001 नेपाल के काठमांडू का सीन दिखाया जाता है। जॉन एक बंदे को पैसे देते हुए बोल रहा होता है मुझे पहले नुकला जाना है, फिर उसके बाद में ईवीसी जाना है, तो मुझे वहाँ पे लेके जाने के लिए फटाफट से किसी को कांटेक्ट करो। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे कुछ दोस्त है जो ही कल ईवीसी जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, उन लोगों को मनाना तो बहुत ही मुश्किल होगा, ताकि वो अपने साथ में किसी स्ट्रेंजर को भी ले ले ईवीसी जाने के लिए। जॉन बोल रहा होता है मुझे एवरेस्ट के बेस कैंप पे जाना ही जाना है, देखो अगर तुम कुछ कर पाओ तो। ये बोलते वो डेस्क के ऊपर एक और नोट की गड्डी रख देता है। वो बंदा बोल रहा होता है वैसे वो मेरे दोस्त काफी अच्छे हैं, स्पेशली यंग लोगों की हेल्प करने के लिए तो वो काफी आगे रहते हैं, आपको वो पक्का से मना नहीं करेंगे, आपका काम हो जाएगा। सीन चेंज होता है, हमें 21 मार्च 2001 लुकला एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है लेडीज हम लोग जाने के लिए तैयार है। हम देते हैं वहाँ पे नैन्सी नाम की एक लड़की होती है जो कि 18 इयर्स की होती है, उसके साथ में होती है लक्स जो कि 34 इयर्स की होती है। नैन्सी बोल रही होती है अंकल बहन क्या आप लोग तैयार हो, डैड ने बोला था कि हमारे साथ में जाने वाला भी है गेस्ट बाकी है। अंकल बहन बोल रहे होते लगता है जो लास्ट गेस्ट था ना वो अभी आने वाला है, देखो पक्का से इसी हेलीकॉप्टर के अंदर होगा।
तभी उन लोगों के पास में जॉन आते हुए बोल रहा होता है देर से आने के लिए माफ करिएगा। तभी जॉन के पास में एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है आपके बारे में मुझे विंसेंट ने बताया था, मुझे आपका पासपोर्ट चेक करना है। तभी जॉन बोल रहा होता है हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पासपोर्ट चेक कर सकते हो। हम देखते हैं जॉन ने वहाँ पे लोकली फेक पासपोर्ट बनाया होता है। वो बंदा बोल रहा होता है वैसे आपका नाम क्या है। जॉन बोल रहा होता है मेरा नाम है चेन यान और मैं 21 ईयर्स का हूँ, मैं हांगकांग में रहता हूँ। ब्लैक जैकेट वाला बंदा बोल रहा होता है आपकी इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी है और आपका जो एसेंट है ना वो बिल्कुल ही लंदन के लोगों से मिलता है। मैं बहुत बार वर्ल्ड घूम चुका हूँ और मुझे आपका एसेंट काफी ज्यादा पसंद आया। मिस्टर चेन हम सभी को आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपके साथ में हमें ट्रेवल करने में बहुत ही मजा आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे साथ में सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट के लिए पैसे दिए हैं, अगर रास्ते में आपके साथ में कुछ भी होता है ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं होगी। एक बार जब हमारा प्लेन एवरेस्ट बेस कैंप पे लैंड कर गया उसके बाद में हमारी पार्टनरशिप नहीं रहेगी। जॉन को देखते हुए लक्स सोच रही होती है पक्का से एक नया बंदा है। जो एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स होते हैं ना वो अपनी बैटरी को ऐसे ही वेस्ट नहीं करते, लेकिन ये बंदा आने के बाद से ही लगातार गाने सुने जा रहा है। ईबीसी में पहुंचने के बाद से ही आपको बैटरी चार्ज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए भी बहुत ही बड़ा अमाउंट देना पड़ सकता है। और वैसे ये बंदा काफी ज्यादा दुबला पतला और बहुत ही हैंडसम है, देख के लग रहा है कि इसने लाइफ में कभी भी क्लाइंबिंग करी होगी। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मजे करने के लिए आया है। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ लोगों को क्लाइंबिंग करते हुए दिखेगा, ये खुद क्लाइंबिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी इसको पता ही नहीं है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने में कितना खतरा होता है। जितना ये बंदा बेवकूफ है उतना ही ये बंदा इग्नोरेंट भी है। जॉन बोल रहा होता है हेलो मिस, मुझे आपको देख के लग रहा है कि मैंने आपको कहीं तो देखा है, वैसे क्या आपका निक नेम ह्यूमिंग बर्ड है। लक्स बोल रही होती है लगता है कि तूने मेरी मैगजीन को पढ़ रखा है। जॉन बोल रहा होता है हाँ आप काफी ज्यादा खूबसूरत थी, इसी वजह से मैंने आपको नोटिस कर लिया था। लक्स बोलती है तारीफ के लिए शुक्रिया। जॉन सोच रहा होता है यहाँ पे साइड में नैन्सी बैठी हुई है, बाद में नैन्सी अपने बहन के ह्यूमिंग बर्ड के नाम को कोड नेम के तौर पे यूज करेगी क्योंकि नैन्सी की लाइफ बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन लक्स थी। मेरे प्रीवियस लाइफ की मेमोरी के हिसाब से कल वो दिन है जबकि डेविन फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। फिर जॉन बता रहा होता है कि पिछली लाइफ के अंदर उसकी और ह्यूमिंग बर्ड की कहानी कैसे स्टार्ट हुई थी। हमें जॉन के प्रीवियस लाइफ के अंदर मार्च 22, 2001 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पूरी डेविन फैमिली वो क्लाइंबिंग कर रही होती है। फैमिली हेड बोल रहे होते हैं सभी लोग क्लाइंबिंग करो, हम इस रॉक क्लाइंबिंग के पॉइंट तक पहुँचने ही वाले हैं। वही हम देखते हैं अंकल बैन को जो कि बोल रहे होते हैं मैंने जो ये नाइफ कस्टमाइज कराया था ना ये फाइनली अब मेरे काम आ जाएगा। ये बोलते वो रस्सी को काटना स्टार्ट कर देते हैं। डेविन फैमिली की मेंबर बोल रही होती है बदर आप क्या कर रहे हो, आपकी रस्सी काटने के बाद में हम लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी बैन उन लोगों की रस्सी को खींचते हुए उन लोगों को नीचे गिरा देता है। बैन बोल रहा होता है तुम लोगों के मरने के बाद ही तो फैमिली की जितनी भी इनहेरिटेंस है वो मेरे हाथों लगेगी। नैन्सी और लक्स अपने मॉम डैड का नाम चिल्ला रहे होते हैं। बैन बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैं जल्दी तुम लोग को तुम्हारे पेरेंट्स के पास में भेज दूंगा। नैन्सी बोल रही होती है अंकल ऐसा मत करिए। तभी लक्स बोल रही होती है नैन्सी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ पे है। फिर वो जंप करते हुए बैन को पकड़ लेती है और नैन्सी को बोल रही होती है तुम्हें मेरे लिए सर्वाइव करना पड़ेगा। बैन बोल रहा होता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई ना, तुम्हारे चक्कर में हम दोनों ही मारे जाएंगे। तभी लक्स बैन के साथ में गिरते हुए बोल रही होती है नैन्सी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही करके डेविन फैमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ नैन्सी बचती है। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं नैन्सी को जो कि अपने घर पे आ गई होती है। नैन्सी सोच रही होती है इन कमीनों ने मेरी फैमिली के खत्म होने के बाद में मुझे सब कुछ छीन लिया, मेरे पास है मेरी फैमिली का ये मैंसन ही मेरी आखिरी मेमोरी थी, लेकिन ये कमीने कंपनी वाले मुझसे ये भी छीन रहे हैं। फिर वो अपने एक अंकल को स्टेप करते हुए बोल रही होती है मेरे इस घर को मत बेचो। अपने अंकल को स्टेप करने के जुर्म में नैन्सी को जेल हो गई होती है। जेलर बोल रही होती है लड़की जल्दी अंदर जाओ, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही रिच लड़की हुआ करती थी, हमारे जो वार्डन है ना उन्हें तुम पक्का से बहुत ही पसंद आओगी। वही हम देखते हैं जॉन विक को जो कि सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे वार्डन को मारने का मिशन एक्सेप्ट कर लिया, मैं इतना फेमस हूँ फिर भी मैंने इतना छोटा काम को पिक कर लिया, अगली बार से मैं ऐसे छोटे काम नहीं करने वाला वरना मेरी रिस्पेक्ट काफी कम हो जाएगी। फिर जॉन वार्डन के ऑफिस के अंदर एंटर कर गया होता है। वार्डन नैन्सी को मारते हुए बोल रही होती है आखिर तुम चिल्ला क्यों नहीं रही, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मुझे बहुत ही मजा आएगा। लेकिन तभी जॉन विक वार्डन को शूट कर देता है। वार्डन बोल रही होती है प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो। खड़े होते हुए नैन्सी बोल रही होती है तुमने 6 साल तक बिना किसी बात के मुझे टॉर्चर किया है, मेरे शरीर का हर एक हिस्सा तुमने दर्द के मारे फाड़ दिया। फिर वो वार्डन का गला तोड़ देती है। जॉन बोल रहा होता है लड़की ये जैकेट पहन लो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। नैन्सी बोल रही होती है मुझे नहीं बताना कि मेरा नाम क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड याद है जो कि है ह्यूमिंग बर्ड।
जॉन बोल रहा होता है अब इस वर्ल्ड के अंदर तुम ह्यूमिंग बर्ड बन के नहीं बल्कि नैन्सी बन के जियोगी। आगे हमें 22 मार्च का सीन दिखाया जाता है। जॉन और डेविन सिर्फ फैमिली ईबीसी के ऊपर लैंड कर गए होते हैं। ब्लैक जैकेट वाला बंदा बोल रहा होता है हमारी ट्रिप तो बहुत जल्दी खत्म हो गई। लड़के तुम बहुत ही यंग हो, मैं तुम्हें गुड लक विश कर रहा हूँ। जल्दी हमारी मुलाकात ईबीसी के टॉप पे होगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज को लेके हमसे हेल्प चाहिए होगी ना तो तुम हमसे हेल्प मांगने से पहले हेजिटेट मत करना। तभी जॉन नैन्सी के पास में आते हुए बोल रहा होता है मेरे पास में तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट था। ये बोलते वो नैन्सी को एक चॉकलेट दे देता है। नैन्सी सोच रही होती आखिर ये कैसा कोइंसिडेंस है, इस बंदे ने मुझे वही चॉकलेट दी जो कि मुझे खाने में काफी ज्यादा पसंद है। लक्स बोल रही होती है मुझे ये बंदा बहुत ही अजीब लगा और पर्सनली मुझे ये बंदा तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। नैन्सी बोल रही होती है लेकिन क्यों सिस्टर, मुझे तो लड़का बिल्कुल भी खराब नहीं लगा, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जाते हुए बिना किसी बात के मुझे गिफ्ट भी देके गया है। लक्स बोल रही होती है पहला ऐसा बंदा है जिसने कि मेरी ब्यूटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। ये अपनी तरफ से पूरा का पूरा एफिशिएंसी वो सिर्फ तुम्हें शो कर रहा था और एक टैग तुम्हें देखे जा रहा था। फिर हम देखते हैं नैन्सी के डैड बोल रहे होते हैं सभी लोग क्लाइंब करते वक्त ध्यान देना, हमारे सामने एक रॉक की चट्टान आने वाली है। लेकिन तभी जो नैन्सी होती है वो गिरने लगती है और जॉन उसे पकड़ लेता है। जॉन बोल रहा होता है नैन्सी तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। फिर जो नैन्सी होती है वो बेहोश हो गई होती है और जॉन उसको अपने कैंप पे लेके आ गया होता है। होश में आते हुए नैन्सी बोल रही होती है मैं कहाँ पे हूँ। जॉन नैन्सी के लिए पानी गर्म करते हुए बोल रहा होता है जल्दी से गर्म पानी पी लो वरना फिर ये ठंडा हो जाएगा। नैन्सी बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और डैड मॉम और सिस्टर के साथ में क्या हुआ। जॉन बोल रहा होता है नैन्सी अपने सपने से जागो, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना ही तुम्हारे फादर, ना ही तुम्हारी मदर, ना ही तुम्हारी बहन लक्स और ना ही तुम्हारे अंकल बहन, तुम यहाँ पे पूरी तरीके से अकेली हो। शुरुआत से लेके अंत तक यहाँ पे कोई भी नहीं था, तुम यहाँ पे पूरी तरीके से अकेली थी। 17 अप्रैल 1997 को तुम्हारे जो पेरेंट्स जो कि काफी ज्यादा फेमस क्लाइंबर हुआ करते थे वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन खराब वेदर की वजह से वो लोग क्लाइंबिंग करते वक्त मारे गए। 3 जून 1999 को तुम्हारी जो बहन थी ना लक्स वो भी माउंटेन से गिर के मर गई। जब वो क्लाइंबिंग कर रही थी तब एक्सीडेंटली उसका रोप टूट गया और कमाल की बात तो यह है कि वो उसी पीक पे क्लाइंब कर रही थी जहाँ पे तुम्हारे मॉम डैड मरे थे। 21 जुलाई 2000 को तुम्हारे अंकल बहन ने तुम्हें फोर्स किया ताकि तुम अपने घर को बेच दो और वो ऐसा इसी वजह से करे थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे लोन थे, लेकिन तुमने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उनको शूट कर दिया और उसके बाद से नैन्सी तुम्हें बहुत ही सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है तुम्हारी 4 अलग अलग पर्सनालिटी बन गई है, तुम्हारे मॉम की, डैड की, सिस्टर की और अंकल की। तुम अपनी फैमिली के एक ऐसी ट्रेजेडी को इमेजिन करती हो जो कि कभी हुई ही नहीं थी। नैन्सी को याद आ रहा होता है कैसे उसने अपने फादर की पर्सनैलिटी से जॉन से पहली बार बात करी थी। फिर वो अपनी बहन लक्स बन के अपनी बहन की मैगजीन के बारे में बात कर रही थी और कैसे वो अंकल बहन बन के सभी लोगों को बोला था कि चलो हम लोग क्लाइंबिंग करने के लिए चलते हैं। जॉन बोल रहा होता है लास्ट टाइम तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि तुमने स्कूल से बहुत से छुट्टी ले ली थी। कल तक तुम अपने बहन के पासपोर्ट को यूज कर रही थी, उसी के थ्रू तुमने ये माउंटेन क्लाइंबिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। तुमने सभी लोगों की फीस भरी और हेलीकॉप्टर को ईबीसी तक लेके आई और आगे की फ्लाइट के लिए मैंने पे किया। जब हम लोग दोपहर में क्लाइंबिंग कर रहे थे ना तब तुम्हें एक हेलुसिनेशन आई और तुम खुद ही की रस्सी को काटने लग गई और तुम्हारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले साथी थे वो भी इंजर्ड हो गए। जॉन सोच रहा होता है इसकी प्रीवियस लाइफ के अंदर नैन्सी ने खुद ही रॉप काट दी थी जिसकी वजह से इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो 2 बंदे और थे ना वो गिर गए और काफी सीरियसली इंजर्ड हो गए और फिर नैन्सी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। मुझे वार्डन को मारने का टास्क नहीं मिला था बल्कि मुझे नैन्सी को मारने का टास्क मिला था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा कि वो वार्डन सच में बहुत ही बड़ी कमीनी थी तो फिर मैंने उस वार्डन को ही मार दिया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जॉन को जो कि सोच रहा होता है मैं यहाँ पे एक क्लैन के आखिरी बंदे को मार रहा हूँ जो कि मेंटली इल है। हालांकि ये बंदी बहुत ही बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करती है लेकिन है तो ये पागल ही ना। इसकी फैमिली प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मारना चाहते हैं। अपने फ्यूचर में मैं कभी भी ऐसे लो टास्क नहीं लूंगा। जॉन बोल रहा होता यही वो सच्चाई थी जो कि मुझे तुम्हें बतानी थी। तुम एक बहुत ही खतरनाक सपने में जी रही थी जिससे जगाने के लिए मुझे तुम्हें शौक देना ही पड़ गया। तुम सोच रही थी कि तुम एक बहुत ही सुनहरा सपना देख रही हो लेकिन रियलिटी में वो तुम्हारे लिए हेल था जो कि तुम्हें अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा था। तभी नैन्सी रोते हुए जॉन को गले लगा लेती है। जॉन सोच रहा होता है लास्ट लाइफ के अंदर उस कमीने वार्डन ने नैन्सी को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था, इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा पागल हो गई थी और नैन्सी के पास में कोई भी होप नहीं बची थी कि ये अपने उस बुरे नाइटमेयर से बाहर निकल सके। लेकिन इस लाइफ के अंदर मेरे पास एक पूरा चांस है, मैं नैन्सी को उसके इस नाइटमेयर से बाहर निकाल के रहूंगा। अगले दिन हम देखते हैं नैन्सी को जो कि अपने मॉम डैड के कबर के पास में आ गई होती है। नैन्सी बोल रही होती है मेरे सिस्टर और मॉम डैड
वो सभी के सभी इसी माउंटेन पे मरे हैं, शायद इसी वजह से मेरा दिल अब इसी माउंटेन के ऊपर बसता है। जॉन विक बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे सारी चीजों का ख्याल रख लिया है। मैं तुम्हारे हैकिंग टीम के पास में गया था और मैंने उन सभी लोगों को शांत करा दिया है। तुम्हें पता है वो लोग काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे क्योंकि तुमने अचानक से क्लाइंबिंग करते हुए रोप को ही काट दिया था। पर अच्छी बात तो यह है कि तुमने ज्यादा ऊंचाई से रोप को नहीं काटा था, इसी वजह से कोई भी नहीं मरा। नैन्सी बोल रही होती वो सभी लोग तो मुझे पागल बोल रहे होंगे और तुमने भी उनसे यही बोला होगा कि मैं एक पागल हूँ, इसी वजह से मैंने ये सारी हरकतें करी। जॉन बोल रहा होता है नहीं, मैंने उन लोगों को बोला कि तुम्हें माउंटेन सिंड्रोम है और तुम्हें हेलुसिनेशन आते हैं। उन लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो इस मैटर को लंबा नहीं खींचेंगे। हाँ, मैंने उन लोगों को इसके बदले में कुछ चीजें दी है जैसे कि इक्विपमेंट्स। अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है, इसी वजह से तुमने काफी सारे इक्विपमेंट खरीद रखे थे जो कि मैंने उन लोगों को दे दिए। नैन्सी बोल रही होती है मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स की जितनी भी इनहेरिटेंस है ना, मैं उसे डोनेट कर दूँ। जॉन विक बोल रहा होता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं तुमसे बोलूंगा कि सारे पैसे को अपने हाथों से मत निकालना, अपने फ्यूचर के लिए एक पोर्शन ऑफ पैसा अपने पास में रख लेना। नैन्सी बोल रही होती है तो फिर क्या है, जाने के बाद में तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे और ये वो आखिरी बार है जबकि हम मिल रहे हैं। जॉन बोल रहा होता है हाँ शायद ये आखिरी बार है। नैन्सी सोच रही होती है क्या सच में ये आखिरी बार है। जॉन बोल रहा होता है मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाह रही हो। नैन्सी बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। नैन्सी बोल रही होती है कल रात को तुम्हारे पास में बहुत ही अच्छा मौका था, अगर तुम कुछ भी करने के लिए बोलते ना तो मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करती। जॉन बोल रहा होता है कैसा रहेगा मैं पे एक और दिन के लिए स्टे करूं। नैन्सी बोल रही होती है तुमने ये मौका मिस कर दिया तो कर दिया। तभी जॉन वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है मैं मजाक कर रहा था, उम्मीद है कि हम फिर से फ्यूचर में मिलेंगे। नैन्सी आगे बढ़ते हुए सोच रही होती है मैं हेजिटेट नहीं कर सकती, फिर वो जॉन को गले लगा लेती है। नैन्सी बोल रही होती है अगर तुम मुझे एक बार बोलोगे ना तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाते हो, मुझे बस तुमको फॉलो करना है। मुझे तो ये भी नहीं जानना कि तुम हो कौन या फिर तुम्हारे पास में कितने सिगरेट्स है, बस मुझे अपने साथ में ले लो। जॉन बोल रहा होता है नहीं, मुझे फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद की लाइफ को जियो और तुम्हें अपनी फैमिली वालों की तरह स्पोर्ट्स के अंदर एक्सपर्ट बनो, जैसे कि पूरी तुम्हारी डेमेंसिल फैमिली हुआ करती थी। जॉन सोच रहा होता है मैंने इसके अंदर की सारी मेमोरीज को डिलीट कर दिया है, ह्यूमिंग बर्ड की मेमोरीज को छोड़ के। तभी शर्माते हुए नैन्सी बोल रही होती है तुमने अपना हाथ कहाँ रखा है, फटाफट से अपना हाथ हटा लो। जॉन बोल रहा होता है गलती से मेरा हाथ वापस चला गया था। जाते हुए नैन्सी बोल रही होती है ठीक है फिर गुड बाय। जॉन बोल रहा होता है मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अपनी खुद की लाइफ जियो, ना कि मुझे फॉलो करते रहो। मेरी लास्ट लाइफ में मेरी सिर्फ यही गलती थी जिसकी वजह से मेरे साथ साथ में तुम सभी लोगों की लाइफ खत्म हो गई। ये गलती तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। रात को हम देते हैं सनमई को जो कि सोने का ट्राई कर रही होती है। सनमई सोच रही होती है मैं कब से शिप की काउंटिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। जैसे वो शिप की काउंटिंग करते हुए 30 तक पहुंची होती है तभी उसको जॉन विक दिख जाता है। सनमई बोल रही होती है जॉन कल मेरा बर्थडे है, लेकिन तुमने अभी तक मेरे लिए कुछ भी नहीं करा। मैं 1000 अपना फोन देख चुकी हूँ लेकिन तुम्हारी तरफ से एक ही मैसेज नहीं आया। तुम एक बिजनेस ट्रिप पे गए हो, तुम कोई अब्रॉड नहीं गए जो कि सब कुछ भूल गए हो। वैसे एक सेकंड रुको, जॉन को कैसे पता हुआ कि मेरा बर्थडे कब आता है। तभी मेरे के विंडो के ऊपर आके एक पत्थर लगता है। मैं सोच रही होती आखिर आवाज कैसी थी, मुझे जाके देखना पड़ेगा। जैसे ही वो कर्टन उठा के नीचे देखती है तभी वो बोलती है क्या, आखिर जॉन यहाँ पे क्या कर रहा है। मैसेज करते हुए मेरी बोल रही होती है आधी रात हो गई है, आखिर तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। जॉन बोल रहा होता है फटाफट से मेरे लिए विंडो खोलो। मेरी मैसेज करती है कि नहीं मैं नहीं करने वाली। मेरी सोच रही होती है कहीं मैं मना करने की वजह से वो गुस्सा तो नहीं हो गया ना और यहाँ चला तो नहीं गया ना। तभी मेरी के फोन के ऊपर 12 बजते ही मैसेज आता है कि हैप्पी बर्थडे मेरी। खुश होते हुए मेरी बोल रही होती है जॉन को मेरा बर्थडे याद था, मुझे पता ही था कि उसको मेरा बर्थडे याद होगा। तभी मेरी वहाँ पे विंडोज को खोल देती है। जॉन सोच रहा होते है नाइट शूट में तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तभी जॉन के हाथ से पत्थर स्लिप करते हुए मेरी के पैन से कमरे में चला जाता है और उनके विंडो का शीशा टूट गया होता है। जॉन सोच रहा होता है मेरी को देखने के चक्कर में मैं अपनी स्ट्रेंथ और अपनी एक्यूरेसी को ही भूल गया, इसी वजह से मैंने गलती से इन लोगों के कमरे का कांच तोड़ दिया। मुझे यहाँ से भागना होगा वरना प्रिंसिपल सर मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्रिंसिपल सर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कौन से कि हमारे विंडो का शीशा तोड़ दिया। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर फैंग बोल रहे होते हैं प्रिंसिपल सर आज हम लोग को आपको गुड बाय बोलना होगा, उम्मीद है कि आपको हमारी दी हुई कंडीशंस पसंद आएगी। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते हैं ठीक है फिर आपसे फिर से मुलाकात होगी। फिर वो अंकल अपने गेट को बंद कर लेते हैं। तभी कोई फिर से गेट को नॉक करने लगता है। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते हैं डायरेक्टर फैंग और सभी लोग चले गए थे तो फिर आखिर वो फिर से क्यों आ गए। तभी वो थोड़ा सा गेट को ओपन करते हैं। जॉन बोल रहा होता है प्रिंसिपल सन ये मैं हूँ।
फटाफट से गेट को ओपन करिए। तभी प्रिंसिपल सन उस गेट को बंद करने लगते हैं। जॉन बोल रहा होता है, प्रिंसिपल सर मैं यहाँ पे अकेला नहीं आया हूँ, यहाँ पे मेरे साथ में कोई और भी आया है। तभी एक बंदा बोल रहा होता है, हेलो सर, आपके घर का जो सीढ़ी टूटा हुआ है ना, मैं उसको ठीक करने के लिए आया हूँ। मैं पास एक ग्लास शॉप का ओनर हूँ, तो क्या मैं एंटर कर सकता हूँ? प्रिंसिपल सन सोच रहे होते, मुझे पता ही था कि विंडो तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि यही है। पक्का ये कमरों के बीच में कंफ्यूज हो गया होगा और इसने हमारे कमरे की खिड़की तोड़ दी। जॉन बोल रहा होता है, जब मैं यहाँ पे आया था ना, तब आपके पास में मिस्टर लियो डॉक्टर फेंग आ रखे थे। आखिर वो किस चीज के बारे में बात करने के लिए आए थे? प्रिंसिपल सन बोल रहे होते, तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारे स्कूल प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एफिलिएटेड है। जो मिस्टर फेंग थे अपनी एजुकेशन कंपनी की तरफ से मुझसे कुछ बात करने के लिए आए थे। जॉन बोल रहा होता है, जो एजुकेशन कंपनी वाले है ना, वो सोच रहे हैं कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा लो। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते, तुम्हें कैसे पता? जॉन बोल रहा होते, ऐसे ही मैंने सिर्फ और सिर्फ गैस करा है। जॉन सोच रहा होता है, इस सेमेस्टर के एंड में हमारी जो स्कूल है वो रिकंस्ट्रक्ट होगी और जो हमारे प्रिंसिपल सन है उनको डिस्ट्रिक्ट के सबसे बेस्ट मैथ टीचर के तौर पे रिवॉर्ड मिला है। इनके जो मैथमेटिकल स्किल है वो बहुत ही फेमस है और ये पूरे के पूरे नेशन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा टीचर है। जो ये बिजनेसमैन है तो चाहेंगे ही ना कि ये कैसे भी करके इनको रिटर्न कर ले, क्योंकि सभी को पता है कि इनके स्कूल में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं। लेकिन इनको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। जॉन बोल रहा होता है, क्या सैलरी को लेकर दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आपने साइन नहीं करा? प्रिंसिपल सन बोल रहे होते हैं, नहीं, उन लोगों ने सैलरी को तो इंक्रीज कर दिया है। लेकिन तभी प्रिंसिपल सन सोच रहे होते हैं, आखिर मैं इस वजह से बड़ों की तरह बात क्यों कर रहा हूँ? प्रिंसिपल सन बोल रहे होते, तुम एक बच्चे हो और तुम्हें पैसों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। जॉन विक सोच रहा होता है, प्रिंसिपल सन आपको मेरे ऊपर इतना हार्श नहीं होना चाहिए। अरे मैं तो आपके पैसे की टेंशन लूंगा ही ना, आपने मेरे 2 लाख युआन उधार ले रखे हैं और ऊपर से आपकी बेटी भी तो मेरे कंट्रोल में है। अगर मुझे कभी काफी लंबी छुट्टी की जरूरत पड़ी ना, तब मैं आपकी बेटी का यूज करते हुए पैटर्निटी ले लूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि आप क्या बिगाड़ लेते हो। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते, वैसे स्कूल का टाइम हो चुका है, कहीं तुम क्लास को स्किप करने का तो नहीं सोच रहे ना? जॉन विक बोल रहा होता, आपने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं लेट हो जाता। जॉन विक सोच रहा होता है, लास्ट टाइम स्कूल के अंदर प्रिंसिपल सन को लेकर एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो गया था और उस इंसिडेंट के बारे में लोग अभी तक नहीं भूले हैं। सभी उसके बारे में बात करते हैं और यही वो रीजन है जिसकी वजह से सैलरी के बहुत ज्यादा इंक्रीज होने के बावजूद भी प्रिंसिपल सर नहीं आ रहे हैं। ये वापस जाने से काफी ज्यादा शर्मा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन इनकी खुद की बेटी सनमई। सैटरडे को एक स्प्रिंग आउटिंग है जिसको ये प्रिंसिपल सन लीड करने वाले थे। ये बंदा कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता, तो ये पक्का उसको लीड तो करेगा ही। उस दिन मेरे पास में एक काफी अच्छा मौका है ताकि मैं ये शो करूँ कि बच्चे इनके बारे में क्या सोचते हैं। आगे हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है। फ्रेया बोल रही होती है, सिस्टर लीना, सिस्टर मेई, आखिर आप लोग कहाँ पे हो? लुओ किंग बोल रहा होता है, मुझे कभी कभी तुमसे काफी जेलसी फील होती है। पता है छोटी बहन होने के कितने फायदे हैं? हमें लड़कियों को चेज नहीं करना पड़ता, लड़कियां हमें चेज करती है। जॉन बोल रहा होता है, लुओ किंग अभी तुम काफी ज्यादा यंग हो, तुम्हें नहीं पता कि बहुत सारी लड़कियां आसपास होने की वजह से काफी सारी दिक्कतें भी होती है। लुओ किंग बोल रहा होता है, हाँ मुझे तो क्या ही पता होगा, मेरे पास में तो बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है। तभी जो फ्रेया होती है वो लीना को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से मेई काफी चिढ़ गई होती है। जॉन सोच रहा होते है तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास में लुओ किंग बैठा हुआ है। जो काम फ्रेया ने किया वो काम अगर मैंने किया होता ना, तो यहाँ पे एक वॉर हो गई होती। जॉन बोल रहा होता है, लुओ किंग तुम्हारा शुक्रिया कि तुम यहाँ पे मेरे साथ में बैठने के लिए आए, पर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हावनान को जो कि अकेले बैठा होता है। जॉन बोल रहा होता है, ब्रदर हावनान अकेले अकेले क्या कर रहे हो? हावनान बोल रहा होता है, मैं ब्रदर हावनान नहीं रहा, ब्रदर हावनान तो मेरा खुद का दिया हुआ नाम था जो कि मैंने भाईगिरी करने के लिए दिया था। अब तो मैं बस झैंग लिंसन बन के रह चुका हूँ, जो कि एक नॉर्मल सा स्टूडेंट और कुछ भी नहीं। जॉन बोल रहा होता है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? हावनान बोल रहा होता है, तुम वो सामने देख पा रहे हो, वो सारे के सारे मेरे ब्रदर्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो मेरे को लीडर मानने से मना कर रहे हैं। उनका बोलना है कि अब वो मेरे साथ में काम नहीं करेंगे, वो अब के पॉप के स्टार्स बनेंगे, ना कि मेरे साथ में अंडरवर्ल्ड में जाएंगे। तुम्हें पता है मुझे ब्रदर्स की लॉयल्टी पे काफी ज्यादा भरोसा हुआ करता था, पर अब तो ये एक मजाक बन के रह चुका है और आखिर मैं कब तक ऐसा अकेला ही रहूंगा? मुझे एक दिन तो चेंज होना ही पड़ेगा ना। जॉन बोलता है, वक्त चेंज होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे झैंग लिंसन, मुझे बताओ क्या तुम्हें स्विमिंग करना आता है? लिंसन बोल रहा होता है, नहीं आता। जॉन बोल रहा होते तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या कोई स्विमिंग करना नहीं आता? लगता है सच में गॉड ने आपको मेरी हेल्प करने के लिए ही बनाया है, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। ये बोलते हुए जॉन अपनी पावर का यूज करते हुए ब्रदर हावनान को पानी में फेंक देता है। चिल्लाते हुए जॉन बोल रहा होता है, प्रिंसिपल सन यहाँ पे आइए, देखिए एक बच्चा यहाँ पे डूब रहा है, अगर आपने इस बच्चे को नहीं बचाया ना तो फिर ये बच्चा मारा जाएगा।
तभी वहाँ पे प्रिंसिपल सन आते हुए बोल रहे होते क्या हुआ, कौन डूब रहा है। जॉन बोल रहा होता है प्रिंसिपल सन वो देखिए जैंग लिनसन वहाँ पे डूब रहा है। लुओ किंग बोल रहा होता है जॉन तूने मुझे क्यों पकड़ रखा है, मैं एक नेशनल लेवल का स्विमर हूँ, मैं उस लिनसन को बचा के 2 मिनट में आ जाऊंगा। तभी जो प्रिंसिपल सन होते वो पानी के अंदर जम कर गए होते हैं। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते बच्चों तुम लोग को पानी मारने की जरूरत नहीं है, तुम लोग दूर ही रहना, मैं अभी लिनसन को बचा के लेके आ जाऊंगा। फिर वो तैरते हुए जाकर लिनसन को किनारे पे लेके आ गए होते हैं। प्रिंसिपल बोल रहे होते फटाफट से लिनसन को पानी के ऊपर खींचो। जब वो पानी के ऊपर आ रहे होते तभी उनके पाँव के अंदर क्रैम्प आ जाता है। जैसे ही वो गिरने वाले होते तभी जॉन आके उनको पकड़ लेता है। मेरी बोल रही होती है डैड क्या आप ठीक हो। जॉन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है हमारे प्रिंसिपल सन तो कमाल के हैं, इन्होंने एक स्टूडेंट की जान बचा ली। सारे बच्चे चीयर कर रहे होते हैं सच में प्रिंसिपल सन आप तो कमाल के हो, आपने यहाँ पे एक बच्चे की जान बचा ली। लुओ किंग बोल रहा होता है तूने मुझे पानी में जाने क्यों नहीं दिया, प्रिंसिपल सन की उम्र देखो, उनके लिए तैरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं उस लिनसन को बचा के आया था ना। जॉन बोल रहा होता है बदर सिर्फ इतना समझ लो कि मेरे पास में ये करने का बहुत ही बड़ा कारण था। फिर जॉन बोल रहा होता है लीना इधर आओ। लीना बोल रही होती है हाँ पापा बोले ये क्या काम है। जॉन बोल रहा होता है तुम्हारी जो फैमिली वो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रही है ना, तो तुम पक्का से यहाँ पे कुछ लोकल मीडिया वालों को जानते होगे, तुम्हें मेरे लिए एक न्यूज को पब्लिश करना है। आगे हम देखते हैं अगले कुछ दिनों के अंदर प्रिंसिपल सन ने लिनसन को बचाया है, ये न्यूज वायरल हो गई होती है। टीवी पे न्यूज आ रही होती है कि जियानिंग सिटी के प्रिंसिपल सन ने अपनी जान के ऊपर खतरा लेते हुए एक बच्चे की जान बचाई। प्रिंसिपल सन के सम्मान में टाउन हॉल के अंदर एक असेंबली रखी गई होती है। हम देखते हैं डायरेक्टर फैंग बोल रहे होते मुझे तो हेडक्वार्टर वालों ने बोल दिया है कि मुझे कैसे भी करके आपको तो रिटेन करना ही करना है, अगर आपके गाइडेंस में हमारे बच्चे ग्रेजुएट होंगे ना तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप पहले हमारे स्कूल के अंदर एक हेडमास्टर हुआ करते थे, लेकिन अभी आपके पास में स्कूल के अंदर एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट होगी। आपके कॉन्ट्रैक्ट को तैयार कर दिया गया है और आपकी सैलरी को भी 4 गुना बढ़ा दिया गया है, बस एक साइन कर दीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जॉन के सिर्फ एक छोटे से एफर्ट की वजह से प्रिंसिपल सन अपने लाइफ की 40 में आके अपने लाइफ का टॉप जी रहे हैं। आगे हम देते छुट्टी हो गई होती है। ब्रदर हाउनान बोल रहा होता है जब भी मैं उस कमीने जॉन विक से मिलता हूँ ना, मेरे साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाता है। मैं एक प्रीस्ट के पास में गया था और मैंने उस डेविल से बचने के लिए एक एमुलेट बनवाया है। फिर वो कहता है वो लड़की सन में ही है ना, इसका घर तो स्टाफ डॉर्मेट्री में है ना, तो अभी ये जिस डायरेक्शन में जा रही है ना ये अपने घर तो पक्का से नहीं जा रही, शायद से ये बाइसिकल शॉप की तरफ जा रही है, तो क्या ये आज एक बाइसिकल खरीदने वाली है। दाले ही बोल रहा होता है लिटिल सिस्टर अभी वो जॉन है ना वो रेस्टोरेंट गया हुआ है खाना खाने के लिए, आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए वो आ जाएंगे, या फिर आप उन्हें कॉल भी कर सकती हो। बाहर आते हुए मेरी बोल रही होती है नहीं मैं जाके जॉन को खुद ढूंढ लेती हूँ। मेरी बोल रही होती है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ ना, मैं बाहर आ गई और मैंने बदर दाले को ये गिफ्ट दिया ही नहीं, मुझे उनको शुक्रिया बोलना था कि उन्होंने जॉन को ये नौकरी दी और जॉन को इतना कुछ सिखा रहे हैं। ब्रदर हाउनान सोच रहा होता है मैं फंस चुका हूँ, मेरे पास में छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं है और ये मैं ही पीछे मुड़ने वाली है, मुझे अपने अल्टीमेट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लेस बांधने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। तभी मैं ही बोल रही होती है क्या तुम झैंग लिनसेंग हो। ब्रदर हाउनान बोल रहे होते वैसे क्या तुम्हें मेरा नाम याद है, मैं स्कूल में बहुत ही फेमस हूँ। सनमई बोल रही होती है हाँ तुम तो बहुत ही फेमस हो ना, तुम्हें तो डूबने से मेरे फादर ने बचाया था। ब्रदर हाउनान सोच रहे होते मुझे बचा के तुम्हारे फादर तो काफी फेमस हो गए लेकिन मेरी कोई भी इज्जत नहीं बची। मेरी बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पे आए हो। हाउनान बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे पास में ही रहता हूँ। तभी कार से एक लड़ा बंदा मेरी और हाउनान को देखते हुए बोल रहा होता है क्या ये लोग वही है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे एक बंदे ने बताया था कि दालाई के पास में एक स्टूडेंट काम कर रहा है और ये बंदा दिखने में तो स्टूडेंट ही लग रहा है। इस लड़की के बारे में बताया था कि ये लड़की रेगुलरली शॉप पे आती रहती है उस बंदे से मिलने के लिए और ये दोनों फिलहाल बिल्कुल ही अकेले हैं, इसी वजह से हमारे पास में काफी अच्छा मौका इन दोनों को पकड़ के लेके जाने का। फिर वो गाड़ी से उतरते हुए बोल रहे होते जल्दी हम लोग को अपना काम करना पड़ेगा। मेरी को उठाते हुए वो लोग बोल रहे होते लड़की तो पकड़ी गई। टकला बंदा बोल रहा होता है लड़के मैंने सुना है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो और तुम काफी तरीके से फाइट भी कर सकते हो। हावनान सोच रहा होता है मुझे पता था कि मैं फेमस हूँ, इन लोगों को भी पता है कि मैं फाइटिंग करने में बहुत ही अच्छा हूँ, मैंने बदर हावनान बन के बहुत ही भाईगिरी करी है और मेरी रेपुटेशन इतनी बढ़ गई है ना कि अंडरवर्ल्ड के लोग भी मुझे पहचानते हैं। भले ही मैं अभी तक अंडरवर्ल्ड में एंटर नहीं करा लेकिन मेरे किस्से कहानी अंडरवर्ल्ड में चल रहे हैं। लंबे बालों वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें चीजों को खराब नहीं करना ना तो फटाफट से आगे कार में बैठ जाओ, हमारे बॉस को तुमसे कुछ बात करनी थी, अगर तुम चुपचाप आके बैठ जाओगे तो हम तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करेंगे। हावनान सोच रहा होते वो प्रिंसिपल सन बिना डरे मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ गया।
उससे मैंने सीखा कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आज जब उसकी बेटी दिक्कत में है तब तो मैं ऐसा ही बैठ नहीं सकता ना। और ऊपर से कब मैं इस अंडरवर्ल्ड के अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैं अंडरवर्ल्ड में रूल करने के लिए बना हूँ और आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इसके अंदर एंटर कर जाऊँ। ड्राइवर बोल रहा होता है, लड़के फालतू दिक्कतें खड़ी मत करो और फटाफट से आगे कार में बैठ जाओ। फिर वो लोग मेई और हावनान को ओमनी में भर के लेके चले गए होते हैं। वहीं जो मेई का पर्स होता है वो रास्ते में गिर गया होता है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं जॉनवी को, जो कि दाले के स्टोर पे आता है। दाले बोल रहा होता है, फाइनली ब्रदर वापस आ गए। वैसे मेई आपके साथ में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मेई मेरे पास में आई थी आपको ढूंढते हुए। मैंने उसको बोला कि आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो, तो वो आपसे मिलने के लिए हाथों हाथ ही निकल गई थी। तो फिर क्या वो आपसे अभी तक मिली नहीं क्या? जॉन बोल रहा होता है, मैं तो खाना खाने के बाद में सुपरमार्केट चला गया था वॉक करने के लिए। मैं जाके देखता हूँ कि मेई मुझे कहाँ ढूंढ रही है। जब जॉन बाहर आता तब उसे मेई का बैग मिल जाता है। जॉन सोच रहा होता है कि बीच रोड पे मेई का बैग क्या कर रहा है। सीन चेंज होता है, मैं सैनफेंग बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ली किन्सन को, जिसने कि मेई और हावनान को पकड़ा होता है। किन्सान के बंदे बोल रहे होते हैं, बदर हम इनको लेके आ गए हैं। हावनान सोच रहा होता है, ये मैं कहाँ पे आ गया। किन्सान के बंदे बोल रहे होते हैं, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी चिल्लाया ना तो हम तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। किन्सान बोल रहा होता है, लड़के तुम मेरे पास में आके बैठो। सबसे पहले जो मैं चीज तुम्हें बोलना चाहता हूँ ना, वो ये है कि मैं तुम्हें काफी एडमायर करता हूँ। जितना नुकसान तूने मेरा किया है ना, 20 साल में ऐसा कोई भी नहीं होगा जितना कि मेरा इतना नुकसान किया होगा। 15 दिन तक मैं लगातार हॉस्पिटल में रहा हूँ। जब तुम्हारे सपने मुझे आ रहे थे ना, तब मुझे निमोनिया हो जा रहा था। मुझे इतनी इंजेक्शन लग गई है कि मेरा हाथ और पिछड़ा पूरी तरीके से फूल गया है। हावनान सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा किसके बारे में बात कर रहा है। जितना गुस्सा इस बंदे के अंदर भरा हुआ है ना, पक्का है जिसकी बात कर रहा है उसने इसको बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है। लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि वो बंदा कौन है, क्योंकि मैं तो वो बंदा नहीं हूँ। किन्सान बोल रहा होता है, तुम्हें पता है कि मुझसे कोई पूछ रहा है ना कि मैं कैसा हूँ, तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि मैं बहुत ही दर्द में हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। सच में मुझे काफी दर्द हो रहा है। लड़के क्या तुम मुझसे यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलने वाले? हावनान बोल रहा होता है, क्या गर्म पानी पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम कब से यहाँ पे गर्म पानी पी रहे हो? लगता है कि आपको पानी काफी ज्यादा पसंद है। हम देखते हैं हावनान की बातों को सुनकर किन्सान के मुंह से पानी निकल गया होता है। किन्सान के बंदे बोल रहे होते, लड़के तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम हमारे भाई को प्रोवोक करोगे। लगता है तुम्हें बस सबक सिखाना ही पड़ेगा। हावनान सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पे कैजुअली बात कर रहा था, आखिर ये मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। किन्सान बोल रहा होता है, तुम लोग शांत हो जाओ, मैं इस बंदे से बात कर रहा हूँ ना। अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही कम पहचाना है, हमें एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता। लड़के मैं ली किन्सान तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम मुझे मास्टर बोलो। अगर तुमने मुझे मास्टर बोल दिया ना, तो मैं तुम्हें ऐसे जिंदा वापस जाने दूंगा। हावनान बोल रहा होता है, मैं चैन हावनान हूँ, अपने हाई स्कूल का भाई, तो आखिर मैं यहाँ पे किसी को मास्टर कैसे बोल सकता हूँ। किन्सान सोच रहा होता है, सच में इस बंदे के पास अपनी पावर को लेकर बहुत ही एटीट्यूड है, और अगर देखा है तो ऐसा तो किसी के अंदर भी होगा ना। किन्सान बोल रहा होता है, अगर तुम्हें नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, ये चीज इतनी मैटर नहीं करती। कभी कभी हम लोग कुछ चीजें वक्त के साथ भी सीखते हैं। अभी तुम बहुत ही छोटे हो, वक्त आने पे सीख जाओगे अंडरवर्ल्ड कैसे काम करता है। फिर वो अपने बंदों को ऑर्डर कर रहा होता है कि जाओ जाके वो चीज लेके आ जाओ। हम देखते हैं किन्सान ने हावनान के सामने पैसों की पेटी रख दी होती है। किन्सान बोल रहा होता है, देखिए पैसे इतने तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने छोटे भाई की तरफ से एक गिफ्ट समझिए। हावनान सोच रहा होते तो बहुत सारा पैसा है, क्या ये सारा का सारा पैसा मेरा है? किन्सान बोल रहा होता है, इस पैसे के बदले में मैं आपसे एक ही चीज खरीद रहा हूँ। वो जो कमीना टकला है ना दालई, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उस कमीने दालई के हाथ तोड़ दो। ये बात याद रखना कि अगर मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, तो मैं कभी भी तुमसे पैसे वापस भी ले सकता हूँ। तुम्हारे पास में 3 दिन का टाइम है, बस तुम्हें दालई के हाथों को मेरे पास में लेके आना है। उसके बाद में ये सारे पैसे और हमारे बीच की सारी गरज खत्म हो जाएगी। शॉक्ड होते हुए हावनान बोल रहा होता है, क्या किसी के हाथ लेके आने हैं? किन्सान बोल रहा होता है, हाँ हाथ तो लेके आने हैं ना। काम के सिक्योरिटी के तौर पे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को 3 दिन के लिए यहाँ पे रखूंगा। टेंशन मतलब मैं और मेरे सारे लोग काफी ज्यादा मेहनतफुल इंसान है, हम इसको अपनी छोटी बहन की तरह रखेंगे। 3 दिन तक ये अच्छे से खा पी के यहाँ पे रह सकती है। जब तुम दालई का हाथ यहाँ पे 3 दिन बाद में लेके आ जाओगे ना, तब तुम इसको लेके जा सकते हो। घबराते हुए हावनान सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पे कुल बनने के लिए आया था, लेकिन आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, और ये कब से यहाँ पे किसी टकले दालई के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रदर, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना कैजुअली किसी बंदे के हाथ के बारे में बात कर रहे हो? और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मेरी को मेरी गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं। अब चीजें क्लियर हो रही है, शायद से ये मुझे कोई और बंदा समझ रहे हैं, और कंफ्यूजन में आके इन्होंने सारी बातें मुझे बोल दी। लेकिन जब इनकी सारी बातों को सुनने के बाद में अब मैं पकड़ा गया, तब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, और मेरी का तो पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा।
क्या पता है मेरे चक्कर में बेचारी मैं भी मारी जाए। मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या मैं यहाँ पे सच बोल दूं या फिर एक्टिंग को जारी रखूं? मुझे यहाँ पे खड़े होने में इतना डर लग रहा है, तो आखिर मैं मई को अकेला छोड़ के कह जाऊंगा। मैंने लाइफ में पहली बार रियल गैंगस्टर को अपने सामने देखा है। आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ अंडरवर्ल्ड की बातें करता था, लेकिन आज वो सभी लोग मेरे सामने हैं। वैसे एक सेकंड रुको, अगर इन लोगों को गलतफहमी हुई है तो इन लोगों को किसे गलतफहमी हुई होगी? मेरी का बॉयफ्रेंड और दाली के पास में काम करने वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है जॉन विक। क्या इन लोगों को ये लग रहा है कि मैं जॉन विक हूँ? और आखिर वो कमीना जॉन विक ऐसा कौन सा बंदा है जिसको इतने पावरफुल लोग भी इतना सीरियसली लेते हैं? मुझे लगा था कि वो तो मेरी तरह काफी नॉर्मल स्टूडेंट होगा, लेकिन वो तो बहुत ही खास निकला। किंशान बोल रहा होता है, बदर क्या आपको गर्मी लग रही है? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? हावनान सोच रहा होता है इसको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे डर रहा हूँ। मेरी रियलिटी यहाँ पे सामने आई नहीं कि मैं यहाँ पे खत्म हो जाऊंगा। फिर हमें हावनान के बचपन का सीन दिखाया जाता है। हावनान बोल रहा होता है, मेरा जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हुआ था। मेरे फादर एक ऑटो रिपेयर के शॉप पे पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। वही जो मेरी मॉम थी वो फार्मर्स के मार्केट में क्लीनर का काम किया करती थी। बचपन में हावनान के दोस्त बोल रहे होते हैं, लिनशैंग क्या तुम हमारे साथ में 4x4 का गेम खेलोगे? रेस लगाने में बहुत ही मजा आएगा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता, तुम्हें पता है इसके पास में रिमोट कंट्रोल एसी भी नहीं है। इसके फादर के पास में तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो एक रिमोट कंट्रोल कार को अफोर्ड कर सके। ये लोग तो बहुत ही गरीब है। हावनान बोल रहा होते सभी के सभी बच्चे हैं, इन लोगों को बच्चों वाले गेम के शौक है। हावनान बोल रहा होता है, गरीब होते हुए सिमुलेशन से बचने का मेरे पास में तरीका मिला, जो था वॉयलेंस। जैसे ही आप थोड़े से एरोगेंट बनो, आपसे नॉर्मल बंदे डर जाते हैं। हम देखते हैं हावनान से एक बंदा टकराया होता है और हावनान बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टकराने की? लगता है तुम्हें मार खाने का शौक हुआ है। वही हावनान के दोस्त को चेयर करते हुए बोल रहे होते हैं, बदर आप कमाल के हो, आप इन लोगों को पीट सकते हो। हावनान बोल रहा होता है, मुझे पता है कि लोग मेरे पीठ पीछे आज भी काफी ज्यादा बातें करते हैं। मुझे पता है कि लोग मुझे बहुत ही नीचे देखते भी हैं, पर एक गैंगस्टर बनने के बाद में कम से कम उन लोगों के मेरे मुंह में बोलने की तो हिम्मत नहीं है ना। हम देते लड़की बोल रही होती है, जैन लिनसेंग है ना, उसने लिन कॉन्ग को मारा था। लिन कॉन्ग हमेशा हमारे क्लासमेट्स को काफी ज्यादा बेडली ट्रीट करता था, लेकिन फाइनली अब उसे एक बंदे ने सबक सिखाई दिया। दूसरी लड़की बोल रही होती है, जो बुरे लोग होते हैं ना, जो कि गैंगस्टर बनते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर ये तुम्हारे दोस्त भी है ना, तो भी ये तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। हावनान बता रहा होता है, लेकिन जब मैं 16 का था ना, तब मैं अपने हाथों से एक बहुत ही पावरफुल वेपन वॉयलेंस को खो रहा था। हम देते लड़की हावनान से बोल रही होती है, लिनसेंग मैं तुम्हें 3 साल से पसंद करती हूँ और मेरा मानना है कि तुम बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं हो। लिनसेंग बोल रहा होता है, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत ही छोटी हो। लिनसेंग सोच रहा होता है, अगर मैं सच बोलूँ ना तो तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन डेट करने के लिए पैसे लगते और मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लेकिन फिर फाइनली जाके मुझे वो लड़की मिल गई जिसको मुझे देखते ही लगा कि मेरी पार्टनर बन सकती है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पुअर गरीब लिनसेंग वाली लाइफ को छुपा दूंगा और सभी के सामने आऊंगा बदर हावनान बनके। हावनान का बंदा बोल रहा होता है, लिनसेंग आखिर तुम मेरे को हमेशा घूरते क्यों रहते हो? तुम्हें पता है वो प्रिंसिपल की बेटी है, किसी भी बंदे के लिए उसको डेट करना बहुत ही मुश्किल है। हावनान सोच रहा होता है, आज से मैं हावनान बनूंगा सिर्फ और सिर्फ मेई को हासिल करने के लिए। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हावनान बोल रहा होता है, मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं मई से बात कर सकूं, लेकिन आज बदर हावनान बनके मेरे पास में मौका है कि मैं मई को प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे पता नहीं कि मुझे इतना कमाल का मौका फ्यूचर में फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर टाइम मैं भाग भाग के काफी ज्यादा थक चुका हूँ। अब मैं सच में किसी के लिए खड़ा होना चाहता हूँ और जिसके लिए मैं खड़ा होऊंगा वो मई होगी। हावनान बोल रहा होता है, वैसे क्या तुम्हारे पास में सिगरेट है? फिर सिगरेट पीते हुए हावनान बोल रहा होता है, $5 मिलियन मेरे लिए काफी नहीं होगा। हंसते हुए किंसान बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ब्रेव हो, लेकिन पैसे की जरूरत तो सभी को होती है। मुझे पर्सनली तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही पसंद आया। मैं तुम्हें $5 मिलियन एडवांस में ही पे कर रहा हूँ, काम होने के बाद मैं तुम्हें $5 मिलियन और पे कर दूंगा। फिर वो पैसे को उठाते हुए बोल रहा होता है, ठीक है हमारे बीच में डील रही, 3 दिन बाद मैं वापस आऊंगा, लेकिन उस बीच में मई को छूने की हिम्मत ही मत करना। फिर वो मई के पास में आते हुए बोल रहा होता है, मई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पक्का से बचा लूंगा। वही मई सोच रही होती, तुम्हें कैसे भी करके जॉन को ढूंढना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वही मुझे बता सकता है। वहीं बाहर निकलते हुए हावनान कांपते हुए सोच रहा होता है, मुझे कैसे भी करके जॉन विक को ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं तो नहीं बचने वाला। तभी वो साइड में देखता है जॉन विक को, जो कि अपनी बाइक को लेके जा रहा होता है। चिल्लाते हुए हावनान बोल रहा होता है, जॉन विक वहीं पे रुक जाओ। जॉन बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं ही जॉन विक हूँ? हावनान सोच रहा होता है, तुम मेरे साथ में इतना बुरा कर चुके हो ना कि अगर तुम राखी बंधो तभी मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर हावनान बोल रहा होता है, कुछ लोगों ने मेरे को किडनैप कर लिया है,
कोई ली केंशन नाम का बंदा था जिसने ये गलती से मुझे तुम्हें समझ के उठा के लेके चला गया। अभी जो मेई है वो बिल्कुल ठीक है। उस बंदे ने मुझे $500,000 दिए हैं ताकि मैं इसके बदले में दारी नाम का किसी टकले बंदे का हाथ लेके आ सकूं। जॉन बोल रहा होता है मेई कैसी है उसके बारे में बताओ। हावनान बोल रहा होता है वो बिल्कुल ठीक है। जॉन बोल रहा होता है ठीक है फिर तुम जा सकते हो। हावनान बोल रहा होता है वैसे जॉन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मैं कॉल करके पुलिस को बुलाऊं? जॉन बोल रहा होता है ब्रदर हावनान घर जाओ, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सनमई को जिसे गले के ऊपर चाकू रखते हुए किंसान के बंदे बोल रहे होते लड़की बहुत ही प्रिटी है, बॉस क्या हम इसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकते? किंसान बोल रहा होता है हमारे क्लब में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि तुम लोग को सेटिस्फाई कर सकती है। इन 2 दिनों के अंदर तुम जाके दाले के ऊपर नजर रखो और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कैमरा खरीदो, साथ ही वहाँ की हर एक चीजों को कैप्चर करो, देखो कि आखिर वो बच्चा दाले के हाथों के ऊपर अटैक करता भी है कि नहीं। लंबे बाल वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस मान लो कि उस बच्चे ने अटैक कर दिया फिर हम लोग को क्या करना है? किंसान बोल रहा होता है पुलिस को कॉल करेंगे, हम लोग कंट्री के काफी अच्छे सिटीजन्स हैं जो कि लॉ को फॉलो करते हैं, अपने ऊपर तो हम कुछ भी नहीं लेने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने पैसे वेस्ट करने का शौक है? उस दाले के हाथों के लिए मैं $500,000 पे करूंगा। मैंने ये प्राइस पे करी है ताकि वो बंदा अपने 10 साल जेल के अंदर काटे और 10 साल की जेल और दाले के हाथों को मिला के $500,000 तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। जब वो बंदा जेल चला जाएगा ना तो हमारे बीच का जो स्कोर था वो सेटल हो जाएगा और फिर तुम उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में जैसा चाहो वैसा बिहेव कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ भी करना बेवकूफी होगी। लंबे बाल वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस आप कमाल के हो, आप ये शो करते हो कि सच में आप हमारे बॉस क्यों हो? आपने इतना कमाल का प्लान बनाया है ना जिससे कि वो बच्चा तो कभी नहीं बच पाएगा। जब वो दाले के हाथ काट रहा होगा तब उसे पता भी नहीं होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। किंसान बोल रहा होता है देखो ये वर्ल्ड डे बाय डे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक वक्त था गैंगस्टर वर्ल्ड के अंदर कि जिसके पास में स्ट्रेंथ है वो सब कुछ है, लेकिन आज के वर्ल्ड के अंदर सिर्फ आप स्ट्रेंथ को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे अच्छी पावर है ब्रेन, जो भी इसका यूज कर सकता है वही स्टे करेगा और जो ब्रेन का यूज नहीं करेगा उसको मार्केट से गायब होना ही पड़ेगा। लेकिन तभी किंसान वहाँ पे काफी शॉक्ड हो जाता है। किंसान सोच रहा होता है कमीना यहाँ पे क्या कर रहा है। हम देते वहाँ पे गेट पे जॉन विक आ गया होता है। किंसान बोल रहा होता है ब्रदर हावनान आप यहाँ पे जल्दी कैसे आ गए और आपने तो कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। जॉन विक बोल रहा होता है तुम मेरी फोटो खींचने वाले थे ना, तो मुझे ऐसे कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे ताकि मेरी फोटो अच्छी आए। तुम्हें पता है तुम्हारा सेफ काफी ढीला था, इसी वजह से मुझे वापस आना ही पड़ा, लेकिन तुम झूठे लोग मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। किंसान बोल रहा होता है मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे फाइटर हो, लेकिन जितने लोगों से मैं आज तक मिला हूँ ना तुम उनमें सबसे बेस्ट तो नहीं हो। लास्ट टाइम तो मेरे ऊपर अटैक करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर जितना भी जोर है ना तुम सारा का सारा लगा लो। यहाँ पे मेरे 50 दोस्त साथ में खड़े हैं, मेरे 50 भाइयों को मारना तुम्हारे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, देखा कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। जॉन बोल रहा होता है मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, या फिर तुम इतने ही कम टाइम के अंदर अपना सिगरेट खत्म कर लो वरना मैं तुम्हारे लोगों को खत्म कर दूंगा। किंसान बोल रहा होता है मुझे भी देखना है कि तुम 50 लोगों को कैसे मारते हो। तभी किंसान बोल रहा होता है जिस बेस्ट फाइटर की मैं बात कर रहा हूँ ना वो म्यांमार के अंदर एक बहुत ही बड़े डॉन का बॉडीगार्ड है। जब मैं 40 साल का हुआ करता था तब मैं उस बंदे से मिला था और तब मुझे पता चला कि एक रियल मास्टर होना और एक बीस्ट होना किसे बोलते हैं। हम देखते हैं सारे बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं हम इस बंदे को मार डालेंगे। किंसान बोल रहा होता है मैंने उस बंदे को देखा था, वो बंदा फाइट करते हुए छत से लेकर दीवार तक हर एक चीज का यूज कर रहा था और उसको देख रहा था कि उसके पास में एबिलिटी है कि वो दीवार पर चल सके। उसकी जो बॉक्सिंग स्किल है वो इतनी कमाल की थी ना कि हम तो उसकी बात ही नहीं कर सकते। वो पूरे दरवाजे को एक मुक्के में तोड़ दे रहा था। बर्मा के माइंस के अंदर मैंने देखा था कि उसने दर्जनों लोगों को मार दिया था और उस बंदे का ऑरा इतना खतरनाक था ना कि बाकी सारे लोग वहाँ से भाग गए थे, लेकिन 2 साल बाद में उस बंदे को किसी ने हेडशॉट मार के मार दिया। हम देते हैं किंसान की बातों को सुनते हुए जॉन किंसान के बंदों को मार रहा होता है। किंसान बोल रहा होता है आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मसलाट कितनी अच्छी है, पर गन के सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये मूवी में देखना ही काफी अच्छा लगता है कि नानचांग गोली को रोक सकती है, लेकिन रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। आजकल का पूरा वर्ल्ड आपके इन्फ्लुएंस, कनेक्शन और दिमाग को लेके है। आप पर्सनली कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक गोली खत्म कर सकती है। लेकिन जैसे ही किंसान अपना सर उठा के देखता है वो काफी शॉट हो जाता है। किंसान बोल रहा होता है क्या सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारे के सारे बंदे मारे गए? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। जॉन बोल रहा होता है किंसान मुझे लगता है कि तुमने इस दुनिया के अंदर बहुत कुछ देख रखा है और तुम्हें देख के लगा कि जब तक तुम मुझे मारोगे नहीं ना तब तक तुम शांत नहीं होगे। चलो फटाफट से अपने हाथों में छुपाए हुए खिलौनों को बाहर निकालो।
मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि आखिर एक इंसान की लिमिट क्या है। कि इंसान जॉन को शूट करते हुए बोल रहा होता है अब तुम नहीं बचोगे। हम देखते हैं जॉन ने एक इंसान की बुलेट को हाथ से पकड़ लिया होता है। जॉन बोल रहा होता है एक चीज याद रखो, हर एक चीज क्रिएट करने वाले ह्यूमन है और ह्यूमन के पास में सबसे खतरनाक चीज उसकी बॉडी होती है। सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोग ही होते जो कि बॉडी के पावर के ऊपर इलाज नहीं करते। देखो तूने मुझे बोला कि तुम्हारी गन बहुत ही कमाल की है, इसी वजह से मैंने तुम्हें खुद को शूट करने का टाइम भी दिया, पर तुम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाए। तुम्हारे साथ में क्या हुआ है क्या नहीं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे तुम्हारे मुंह से दलाई का नाम नहीं सुनना है। देखो तुम कोई बेवकूफ नहीं जिससे कि मुझे सब कुछ बताना पड़े। तुम्हें पता चले गया होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। कि इंसान बोल रहा होता है हाँ मैं समझ गया, आज से आप मेरे लिए मेरे गॉड हो, आप मुझे जो भी काम करने के लिए कहोगे मैं वही करूँगा। जॉन बोल रहा होता है ऐसे तो मजा नहीं आने वाला, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, अब तुम लाइट अपने व्हील चेयर से उठ नहीं पाओगे। ये बोलते हुए जॉन किसान के पाँव को पैरालाइज कर देता है। जॉन बोल रहा होता है मुझे ऑफेंड करने की तुम्हारी ये सजा है। फिर वो सनमई को बाहर लेके आ गया होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जॉन और मई को देखते हुए बदर हावनान बोल रहे होते आखिर में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, सनमई को बचाने के लिए जॉन ही यहाँ पे आया। सच में एक मैन के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपने लोगों को बचा सके। मई बोल रही होती क्या तुम सच में जॉन विक ही हो? आज तुम्हें देखने के बाद में लग रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। अभी तक मैं जिस जॉन विक के साथ में थी वो तो सिर्फ झूठ था। जॉन बोल रहा होता है इंसान की रियलिटी ये है कि वो चेंज होता रहता है। रोते हुए मई बोल रही होती है मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जॉन बोल रहा होता है आखिर तुम किस चीज को लेकर डरी हुई हो? मई बोल रही होती है मैंने देखा कि तुमने हाथों में चाकू छुरी लेते हुए 50 बंदे को एक साथ में मार दिया, आखिर तुम फाइट करने में इतने अच्छे कब हो गए? जॉन विक आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुमसे बहुत ही दूर हो रही हूँ। तुम बिल्कुल किसी मूवी के मिस्ट्री मैन की तरह हो, वही मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ जो कि अब अकेला फील करना स्टार्ट कर चुकी है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे। तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं हो, साथ तुम यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन नहीं करोगे, पर फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचा करती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ में लाइफ गुजारनी है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।